जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन क्लास नंबर 3 है। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लॉज हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। उसमें स्पेसिफिकली हम लोग सीखेंगे कि कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के केस में इसका क्या इंपैक्ट होता है। हालांकि ये हम लोगों ने लास्ट रिवीजन क्लास में कवर अप किया था एंड में। आज इसके ऊपर एक और छोटी सी चर्चा करके फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स। आई थिंक इसके ऊपर में भी हम लोगों ने एक स्लाइड डिस्कशन किया था। उसके बाद एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कौन से अग्रीमेंट्स को माना जाता है, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, और एट लास्ट वी हैव पॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे। इन टोटल 4 सेशंस के अंदर में हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों ने इससे पहले का पोर्शन रिवाइज किया है? ओके, लेट अस स्टार्ट। हम लोग सीख रहे थे कि फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि देयर कैन बी अ फ्लॉ इन कैपेसिटी, यानी हो सकता है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कैपेबल ना हो। सर फ्लॉ इन कैपेसिटी कब कब था? फ्लॉ इन कैपेसिटी तब था अगर वो माइनर हो, अगर वो ल्यूनेटिक हो, या फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ हो। जैसे हमने आपको एम्बेसडर्स के बारे में सिखाया था, या हमने आपको सिखाया था कि कौन से लोग इंसॉल्वेंट पर्सन आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, सॉरी दे आर डिस्क्वालिफाइड। इसके बाद है आपका फ्लॉ इन कंसेंट। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले थे। इसमें आइए सीखते हैं कि फ्लॉ इन कंसेंट कौन कौन सा हो सकता है। हमने आपसे कहा, अगेन लास्ट क्लास में कवर्ड अप है, आज हम आपको एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि देयर कैन बी फ्रॉड, देयर कैन बी मिस रिप्रेजेंटेशन, देयर मे बी फ्रॉड, देयर मे बी मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर कोअर्शन। इन सबसे अलग देयर में बी मिस्टेक ऑल्सो। फ्रॉड का मतलब होता है एक प्रकार से विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी अगर आप विलफुली किसी को कोई गलत मिसस्टेटमेंट दें तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉड। अगर आप अननोइंगली कोई फैक्ट गलत बताते हैं तो उसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके किसी का कंसेंट जबरदस्ती लेना इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और पावर का इस्तेमाल करके, थ्रेटन करके, धमकी दे करके किसी की हामी लेना, किसी का कंसेंट लेना इज कॉल्ड एज कोअर्शन। फिर से, जानबूझ करके, विलफुली अगर आप कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं उसे कहते हैं फ्रॉड। अननोइंगली अगर आप कोई रॉन्ग स्टेटमेंट कहते हैं तो उसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप अपने पावर या अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, या अपनी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अगर आप थ्रेटन करते हैं सामने वाले इंसान को तो उसे कहते हैं कोअर्शन। समझ लो यहां तक की बात? चलिए हम लोग को एक एक करके इसके डिटेल के बारे में पढ़ना है। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड। Fraud means and includes any of the following act committed by a party to the contract or with his connivance or by his agent with the intent to deceive the other party. Sorry. तो any of the following act committed with an intention to deceive the other party, क्या देखना, इसके 5 एलिमेंट्स बताए जाते हैं जो कि फ्रॉड में रिजल्ट करते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं इसके।
जिनको हम लोग फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं। एक ऐसे फैक्ट को सजेस्ट करना जो कि ट्रू नहीं है, एक ऐसे फैक्ट को सजेस्ट करना जो कि ट्रू नहीं है और आपको मालूम है कि वो ट्रू नहीं है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ट्रू है भी नहीं और आप उसको ट्रू मानते भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी वो कहा। आपको मालूम है आप एक घर बेच रहे थे, उसकी दीवार में सीलन थी, आपने कहा कि ये दीवार एकदम मजबूत है, इसमें सीलन है ही नहीं, जबकि आपको मालूम है उसके अंदर में सीलन थी। तो यू आर सजेस्टिंग अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू एंड यू ऑल्सो नो दैट इट इज नॉट ट्रू, बट स्टिल आपने वो कहा। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट मींस कि आपने किसी चीज को छुपाया। अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, जैसे अगर सीलन है आपने जानबूझ करके उस एरिया को छुपाया। द प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने कोई वादा किया, आपने कहा कि ऐसा है घर पे रहो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई हम करेंगे। दिस इज, या जैसे आपने कोई सामान बेचा और सामान बेच करके कहा कि देखो अगर कोई भी दिक्कत आई तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन आप उसको वापस लेने का इरादा नहीं रखते थे। अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, बोलो। अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। एनी अदर सच एक्ट फिटेड टू डिसीव या एनी अदर सच एक्ट एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। तो बेसिकली इन तीन को ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीजें तो कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो कि डिसीव कर सके या लॉ में डिक्लेयर की गई ऐसी एक्टिविटी जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आता हो। तो देखना, ऐसे फैक्ट को सजेस्ट करना जिसको कि आप ट्रू नहीं मानते हो, या किसी फैक्ट को छुपाना, या एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसको आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, कोई और अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव या एनी अदर सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी एक फैक्ट का, मेड विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली इंड्यूस्ड द अदर पार्टी। यानी मेरी वो मिस रिप्रेजेंटेशन से सामने वाला पार्टी प्रभावित हो जाए। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये दीवार तो बहुत अच्छी है और उसको अच्छा समझ करके उसने अपना डिसीजन लिया। अगर मान लो हम एक जमीन खरीद रहे हैं, उसके ऊपर में हम ऐसे भी उस दीवार को गिराने वाले हैं और हमने कहा ये दीवार तो बहुत अच्छी है, तो दीवार अच्छी हो या ना हो उससे सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमने कुछ गलत बोला और उस गलत बात के ऊपर विश्वास करके सामने वाले ने अपना डिसीजन ले लिया, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉड। द पार्टी डिसीव देयर ऑफ मस्ट बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या? भरपाई करनी पड़ेगी। तो अगर इस फ्रॉड के कारण किसी को भी नुकसान हुआ तो आपको सामने वाले की भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इन सभी केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। बोलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। वॉइडेबल माने कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाया जा सकता है। वॉइडेबल माने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाया जा सकता है। अगर सामने वाली पार्टी अग्री न करे तो इसको वॉइड बनाया जा सकता है। तो वॉइडेबल मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी मेड वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। यानी जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कोर्शन हुआ है, वो पार्टी जिसका नुकसान हुआ है, वो पार्टी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका, ये था आपका विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड। अगला कौन सा है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट्स ओबेरेमे फिदे। ओबेरेमे फिदे का मतलब समझे? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट्स ओबेरेमे फिदे, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ।
कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि गुड फेथ के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब मान लो एक्स पर्सन एक हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा था, ठीक। कौन हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा था? हेल्थ इंश्योरेंस में जानते हो क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? हाँ, बीमार पड़ने पे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, हॉस्पिटलाइज हुए तो दवाई का खर्चा, इलाज का खर्चा पूरा का पूरा दिया जाता है, ठीक। भारी बीमारी पड़ने पर एक्स पहले से एक बीमारी से जूझ रहा था। अब ये बताओ, अगर पहले से कोई बीमार इंसान है तो उसका कोई इंश्योरेंस करेगा? इंश्योरेंस तो तब होता है ना जब इंश्योरेंस करने के बाद आप बीमार पड़ते। अब एक्स बीमार था, एक्स को इस बात की जानकारी थी, एक्स ने क्या किया? हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। क्या किया? और हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त उसने ये नहीं बताया कि उसको ये बीमारी पहले से है, ठीक है। कुछ समय बाद जाकर के वो हॉस्पिटलाइज होता है, और हॉस्पिटलाइज होने पर वो कहता है कि भैया अब तो हम हॉस्पिटल में चले गए, हमको इसका खर्चा चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बाद में मालूम चलता है कि जब उसने ये इंश्योरेंस करवाया था उस दौरान भी उसको बीमारी है या बीमारी थी। ये बताओ, अगर पहले से इस बीमारी की जानकारी होती तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देता? नहीं देता। वो कहता कि भाई जब पहले से बीमारी है तो किस बात का इंश्योरेंस? इंश्योरेंस तो अचानक से कोई चीज हो जाती है तो उसके ऊपर दिया जाता है ना, ये रिस्क को घटाने के लिए होता है। तो अब अनसर्टेनिटी को घटाने के लिए। तो समझो क्या कहा इंश्योरेंस कंपनी ने कि क्योंकि आपने हमसे एक फैक्ट छुपाया है। क्या फैक्ट छुपाया है? कि आप बीमार थे, तो इस कारण से ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वॉइड होता है, या हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्या? वॉइडेबल। यानी इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, ठीक है। वापस से, अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके ऊपर विश्वास करके किया जाता है कि आपने सारी बातें सच सच बता दी हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं। आपको ये टर्म याद रखना है, ओबेरेमे फेदे। ओबेरेमे फेदे मींस अटमोस्ट गुड फेथ। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। यानी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में यह माना जाता है कि आपने इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को सारी की सारी जानकारी दे दी है। कंपनी का प्रोस्पेक्टस, एक कंपनी है प्रोस्पेक्टस जारी करके क्या करता है बताओ? शेयर्स इश्यू करता है, पैसा मांगता है। अब शेयर इश्यू किया है, पैसा मांग रहा है, तो वो बताएगा ना कि वो पैसा कहां इस्तेमाल करेगा। अगर उसने इसकी जानकारी सही सही नहीं दी या सारी जानकारियां जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मान लिया जाता है। हाँ, तो वो भी एक तरीके का मिस स्टेटमेंट है, बहुत पेनल्टी है उसके लिए। कंपनीज एक्ट में पेनल्टी है, और इन जनरल एक कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल है। शेयर होल्डर को उसको पैसा, हो सकता है हमें शेयर होल्डर का पैसा वापस करना पड़े, ठीक है। तो आप कुछ गलत नहीं लिख सकते प्रोस्पेक्टस में। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, यानी अगर आप कोई जमीन बेच रहे हैं, अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो फिर द वेंडर इज अंडर ए ड्यूटी टू द परचेजर टू शो गुड टाइटल टू द लैंड ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। यानी जो सेलर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो सारे के सारे उस लैंड की ओनरशिप से जुड़े हुए डिटेल्स को फर्निश करे, ठीक है। एंड चौथा है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? When the members of a family make agreement या arrangement for settlement of family property, each member of the family must make full disclosure of every material fact within his knowledge. जैसे मान लो, say for example, एक फैमिली के अंदर में बंटवारा हो रहा है, और उस फैमिली के अंदर में एक फैमिली का मेंबर है, ठीक है, उसको सब चीजें मालूम है उस फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, लेकिन जब ये फैमिली की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था तो उसने उन बातों को बताया नहीं, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो माना जाता है कि फैमिली सेटलमेंट के अरेंजमेंट के अंदर में, फैमिली सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हर किसी ने सारी की सारी जानकारी फर्निश कर दी है। तो देखिए, 4 केसेस को माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कौन कौन से बताओ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और कंपनी का प्रोस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, और चौथा
कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट्स। बोलिए क्या ये क्लियर है? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? यस। कोअर्शन, कोअर्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना या थ्रेटन टू कमिट, यानी ये कहना कि हम कूद जाएंगे, फान जाएंगे, या कूद जाना या फान जाना, ठीक है? कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना, दोनों का दोनों किस में आएगा? कोअर्शन में। तो कोअर्शन मींस कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट। बोलो, committing or threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code, या unlawful detaining या threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। यानी कुछ कमिट करना या थ्रेटन करना टू कमिट, ताकि सामने वाला पर्सन अपना कंसेंट दे दे। ठीक है, समझ में आई बात? तुम लोगों ने शोले देखा है? हाँ, उसके अंदर में कौन टंकी पे चढ़ा जाता है? वीरू। वीरू टंकी पे चढ़ जाता है और कहता है, मौसी जी अगर आपने बसंती का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया तो फिर मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, मौसी जी फिर मान जाती है। बट ये बताइए, मौसी जी का कंसेंट कैसे लिया गया? धमकी दे करके। तो अगर धमकी दे करके कंसेंट लिया गया तो हम उसे कहेंगे कि मौसी जी वॉज अंडर कोअर्शन। मौसी जी वॉज अंडर कोअर्शन। तो क्या मौसी जी बाद में चाहे तो डिनाई कर सकती है? हाँ, ठीक है, मौसी जी इज अंडर कोअर्शन, तो इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, करती नहीं है वो अलग बात है। देखो वही तो है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप मान भी सकते हो, मना भी कर सकते हो। वॉइडेबल है, वॉइड करनी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बताओ? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है? वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट कर सकता है और वो उसका इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए? अपने एडवांटेज के लिए। एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट कर सकता है और वो उसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए अगर करे तो फिर उसे हम लोग कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमने आपको सिखाया कि इन सभी केसेस में विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यहां पे अगर उसने सारे फुल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन सा एक पॉइंट यहां पे स्टेटेड नहीं है जो हमने ऊपर लिख रखा है? मिस रिप्रेजेंटेशन का। मिस रिप्रेजेंटेशन की जगह यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट्स उबरे में फेदे। तो वो भी क्या होता है? वॉइडेबल। अच्छा, अगर सर मिस्टेक है तो? अगर मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड। ठीक, नेक्स्ट है आपका वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स, सॉरी वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए देखिए, सुनिएगा ध्यान से। वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट ना हो। ये हम लोग ऑलरेडी पहले कवर अप कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, तो सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड। लेकिन सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। बस इतना ही सीखना है आपको। अच्छा, ये बताओ, हमने इससे पहले आपको यह भी सिखाया है लेक्चर नंबर 2 में कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एक हिस्सा वॉइड, एक हिस्सा इलीगल है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, अ पार्ट इज इलीगल,
एंड सेकेंड पार्ट इज वैलिड। तो बताइए पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, होल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, होल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन अगर एक हिस्सा वॉइड है, इलीगल नहीं था, वॉइड था, और दूसरा हिस्सा वैलिड था, तो बताओ, तो वैलिड पार्ट विल बी इनफोर्सिएबल। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ अग्रीमेंट्स जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज वॉइड। हम लोग पहले सीख चुके हैं कि कौन कौन से अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि वॉइड हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी वॉइड होते हैं। सर क्या होता है अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये सारे होते हैं, देखना, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ parental rights, an agreement by which a party deprives himself of the custody of his child is void। यानी अगर कोई ऐसा कह दे कि ऐसा है भाई, अब हम इसका ख्याल, हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव अ सन और अ डॉटर, अ किड, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद वाइफ कि आई एम गिविंग यू 5 लाख रुपीज एंड नाउ आई विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दिस चाइल्ड, तो दैट इज रॉन्ग। आप ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और ये कहें कि हम हमारा इसकी इस चीज के ऊपर में, यानी इस चीज के ऊपर में क्या, इस बच्चे की कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं। ठीक है, ऐसा आप लोग इतना गुस्से से मत देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। दूसरा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जैसे से फॉर एग्जाम्पल सोनू, ठीक है, सोनू वांटेड टू, सोनू जस्ट इमेजिन, ठीक है, सोनू वांटेड टू मैरी मिसेस एक्स, अच्छा मिसेस एक्स नहीं, तो बहुत गलत हो जाएगा ये तो, सोनी, हाँ, सोनू वांटेड टू मैरी मिस सोनी, ठीक है, बट ये सोनू भाई साहब थे, बट फादर ऑफ मिस्टर सोनू is not happy. He gives money, sir, to whom? Sonu. ठीक है, he gives money to sir दहेज, no, he gives money to सोनू, ये लो 5 लाख रुपए और छोड़ दो मेरी बेटी को। सोनू इज हैप्पी, वो छोड़ देता है। तो दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ही सेज कि ये पैसा लो लेकिन तुम इससे शादी नहीं करोगे, ठीक है, तो सोनू सेज ओके फाइन, डील डन, बट दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऐसा करना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सोनू, आप बाद में इस चीज को नकार सकते हो, आप कह सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत, ठीक है, हालांकि बाद में सोनी नहीं मानेगी। मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट, मैरिज ब्रोकरेज या ब्रोकरेज अग्रीमेंट, जैसे से फॉर एग्जाम्पल सोनू और सोनी की शादी कराने के लिए बीच में आता है एक पंडित और पंडित कहता है कि तुम दोनों की शादी करा देंगे लेकिन उसके बदले 5,000 रुपया मेरा, ठीक है, कुंडली मैच कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये बताओ इसे हम क्या कहेंगे, मैरिज? सर ऐसे तो होते हैं बहुत सारे कमीशन एजेंट्स जो कि शादी कराएंगे तो कहेंगे कि ये तो क्या, ये गलत है क्या? नहीं, आप समझो, उसके बदले पैसा लेना वो गलत है। सर तो फिर वो शादी.com ये सब गलत होता है क्या?
नहीं, शादी.com इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पर ठीक है वो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दैट इज नॉट मैरिज ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज इज की वो हम शादी करवा देंगे और इसके बदले इतना पैसा ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मैरिज ब्रोकरेज agreement. That is also against public policy. Agreement in restraint of personal freedom are void. बोलिए क्या? agreement in restraint of personal freedom are void. Where a man agreed with his money lender not to change his residence or his employment or to part with any of his property or to incur any obligation on credit without the consent of the money lender. जैसे say for example, X person ने उधार लिया और जिससे उसने उधार लिया तो जो जिससे उसने उधार लिया वो उसके ऊपर में अलग अलग दबाव डालता है। वो कहता है तुम शहर छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, यही नहीं, तुम अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं बेचोगे, तुमको नौकरी छोड़ने का अधिकार नहीं होगा, तुम कहीं भी बाहर निकलोगे हमसे पूछ के निकलोगे। आप उसकी पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एंड अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, याद रखना, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दे आर वॉइड। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड दे आर वॉइड। इनको वॉइड माना जाता है। क्यों वॉइड माना जाता है? क्योंकि आप किसी को कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकते हैं। हम तुमको 10 लाख रुपया दे करके क्या ये कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर में से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मत करना। मान लो मेरा शू सेलिंग बिजनेस है, हम क्या आपको 10 लाख रुपया देकर के कह सकते हैं कि इस इलाके में शूज का बिजनेस मत करना? कह सकते, लेकिन हम आपसे ये नहीं कह सकते कि शूज का बिजनेस ही मत करना। हम आपको कोई प्रोफेशन या कोई ट्रेड प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। हम आपको कोई प्रोफेशन या कोई ट्रेड प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना, उसमें बाधा डालना। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। बोलिए, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो बताइए अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कौन कौन से एग्रीमेंट्स? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पैरेंटल राइट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ब्रोकरेज या ब्रोकरेज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगला क्या है बताओ? वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब सट्टेबाजी वाले अग्रीमेंट। बोलो क्या? सट्टेबाजी वाला अग्रीमेंट। तो जहां सट्टा लगाते हैं, सट्टा कहां लगाते हैं? हाँ, मैच पे सट्टा लगाते हैं। आईपीएल वगैरह का मैच चल रहा है, उसमें सट्टा लगाया जा रहा है कि अगली बॉल पे अगर चौका गया तो फिर 1 का 10, 1 का 10, 1 का 5, 1 का 5, ऐसी सट्टा लगता है। बोले तुम लोगों को तो जानकारी होगी। हाँ, ऐसे ऐसे ही ना, हर एक बॉल पे लगता है। कहां कहां, तुम कहां पे लगाते हो? कहां है तुम्हारा? बताना वो फोन नंबर वगैरह जिसमें लगाया जाए। तो वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट माने सट्टा लगाना। अब सट्टा लगाने के अंदर में क्या होता है, समझो सट्टे की खासियत क्या होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ये कहें कि मान लो अगर 10 दिन के बाद पेट्रोल का दाम 100 रुपए से कम रहा, अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपए से कम रहा, तब तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कर देंगे, नहीं तो फिर हम आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लेंगे। अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपए से कम रहा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक गुड को डिलीवर कर देंगे, नहीं तो हम आपसे कुछ पैसा चार्ज कर लेंगे। जैसे अच्छा, इसको और आसान रखते हैं ना, हमने कहा 5 दिन के अंदर अंदर अगर बारिश नहीं हुई तब तो हम आपको 5 दिन के अंदर अंदर ही डिलीवर कर देंगे, लेकिन अगर बारिश होती है तो हम आपको 5 दिन के बाद डिलीवर करेंगे। क्या ये सट्टा बाजारी है? नहीं, सट्टा नहीं, सट्टा नहीं। इसे हम लोग कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या कहते हैं?
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस हो, जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस हो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। 5 दिन के अंदर अंदर अगर बारिश नहीं हुई तो 5 दिन के अंदर डिलीवर कर देंगे, और अगर 5 दिन के अंदर अंदर बारिश हो गई तो हम आपको और समय लगा करके डिलीवरी करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग अग्रीमेंट एक प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये निर्भर करता है इस बात पे। उसको प्लीज टर्न ऑफ कर दीजिए, पीछे एसी जो है टर्न ऑफ कर दीजिए। सर्दी। तो वेजरिंग अग्रीमेंट जो है एक प्रकार का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और यह इस बात पे निर्भर करता है कि आखिर इवेंट अगर करेगा या नहीं करेगा। अब समझो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट में फर्क क्या होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में पहले सुनना। एक इवेंट होता है, सुनो, एक इवेंट होता है, और उस इवेंट के कारण एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, उसे कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट। तो जब एक पार्टी जीते दूसरी पार्टी हारे, उसे कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स। तो जब एक पार्टी की जीत दूसरे पार्टी की हार, इस प्रकार का अग्रीमेंट बनता है, उसे कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट। सो इन द वेजरिंग अग्रीमेंट्स वन पार्टी विल विन, अदर पार्टी विल लूज। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन अब ये बताओ, हमने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर बारिश होती है तब तो थोड़ा समय लगेगा, नहीं होती है तो तुरंत डिलीवरी कर देंगे। इसमें किसी की जीत हार थोड़ी है, इसमें किसी की जीत हार तो है नहीं, है कि नहीं। अब जैसे मान लो हमने कहा 1 हफ्ते के बाद जो सोने का रेट चल रहा होगा उस पर हम तुमको सोना बेच देंगे, तो 1 हफ्ते के बाद क्या रेट चल रहा होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो 1 हफ्ते के बाद का रेट कंटीजेंट है, अभी फिक्स नहीं है ना। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने कोई कंडीशन है। वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर में एक कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है जो कि कंटीजेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और लेकिन उसमें मेन क्रक्स क्या है, उसके कारण एक पार्टी जीतेगा दूसरा पार्टी हारेगा। तो जब जीत हार का मामला होता है उसे कहते हैं वेजरिंग, और ये गलत है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना गलत नहीं है। अरे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट होता है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट। अगर एक्सीडेंट हो गया तो पैसा देंगे, उसकी भरपाई करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, अगर डेथ हो गई 60 ईयर से पहले तो फिर उसके लिए अलग से भरपाई करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। हाँ, फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उसके कारण जीत या हार नहीं होती। ये नहीं कहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बीमार पड़ गया उसको पैसा मिल गया तो जीत गया, नहीं ना, जीत हार नहीं होती इसके अंदर। लेकिन अगर अगला पत्ता इक्का निकला तो फिर हम जीत जाएंगे। इक्का बेगम बादशाह कुछ भी निकला तो फिर हम जीत जाएंगे, नहीं तो फिर हम हार जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट। तो जब एक पार्टी जीतती और हारती है उसे हम लोग वेजर कहते हैं, एंड वेजर मीन्स अ बेट। वेजर मीन्स अ बेट। तो इट इज ऑर्डिनरी बेटिंग अग्रीमेंट। द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज दैट one party win and the other party will lose depending upon the future uncertain event. Wagering agreements are void, और जो void है वो anyways enforceable by law नहीं होता। तो wagering agreements are void and they are not enforceable by law। इसका मतलब से फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के बीच में सट्टा हुआ, ठीक है, क्या दो पीछे क्या नाम, दीप्ति सिद्धि के बीच में, ठीक है, क्या हुआ, सट्टा लगा, ठीक है, सट्टा लगा कि आज अगर सर टाइम पे आए तो हम तुमको 50 रुपया देंगे, नहीं तो तुमसे 50 रुपया लेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस एक पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी हारेगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल दीप्ति ने कहा था कि अगर सर टाइम पे आए तो हम तुमसे 50 रुपया लेंगे, और सर टाइम पे आ गए, ठीक है। दीप्ति कहती है सिद्धि से लाओ 50 रुपया,
असिद्धि कहती है नहीं देंगे। तो बताओ क्या दीप्ति जाकर के कोर्ट में केस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये वेजरिंग का अग्रीमेंट था, वॉइड अग्रीमेंट था। क्या था ये? वॉइड। सारे वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते। बोलो समझे क्या वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में? एवरीबडी इन द लाइव चैट, कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म। स्टूडेंट्स प्लीज सेंड योर चैट टू द co-host एंड कंफर्म। In India, except Mumbai, wagering agreements are what? In Mumbai, wagering agreements have been declared illegal by avoiding Wagers Amendment Act 1865. Therefore, in Mumbai, a wagering agreement being illegal is void not only between immediate parties, but taints and renders void all collateral agreements to it. यानी सिंपल सी बात, जहां पर भी हो wagering agreement will be void. ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, सब फालतू है, बकवास है। ठीक है, तो भैया हम लोगों ने ढेर सारी जगहों पे पढ़ा कि अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, मिस्टेक के केस में वॉइड हो जाता है, इलीगल अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वॉइड हो जाता है, वेजरिंग का अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये सारे अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड। जहां पे पार्टी इनकेपेबल हो वॉइड हो जाता है, यानी माइनर के केस में, एलियन एनिमी के केस में, ल्यूनेटिक के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ल्यूनेटिक के केस में तो वॉइडेबल रहता है ना। हाँ, मिस्टेक के केस में इन जनरल वॉइड हो जाता है। यूनिलेटरल बायलेटरल का अलग अलग केसेस है, फिलहाल उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल याद रखेंगे मिस्टेक के केस में वॉइड हो जाता है। तो कहां कहां वॉइड होता है? अग्रीमेंट बाय या विद अ माइनर, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड पर्सन, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट मेड अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट इज ऑल्सो वॉइड। एन अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। If any part of single consideration for one or more object, any one of the several consideration for a single object is unlawful. यानी अगर किसी एक का भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है, दो हिस्से थे कॉन्ट्रैक्ट के, किसी एक का हिस्सा भी अगर अनलॉफुल है, अगर अनलॉफुल एक जगह भी आ गया तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या था? इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, वो भी क्या हो जाता है? वॉइड। वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं? वॉइड। एन अग्रीमेंट टू एंटर इनटू अग्रीमेंट इन फ्यूचर and an agreement to do an impossible act is also void. An agreement to enter into an agreement in future, यानी ये अग्रीमेंट किए कि फ्यूचर में अग्रीमेंट पे हम करेंगे, तो भैया इस अग्रीमेंट का तो कोई मायने नहीं रह गया ना। ठीक है, फ्यूचर में जब अग्रीमेंट करेंगे तो फिर वो वैलिड होगा। खैर वो बकवास पॉइंट था, उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। When contract becomes void, इसको भी हटा दो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज या डज नॉट हैपन। हम कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि ये हो या ना हो। भैया बारिश हुई तो डिलीवरी नहीं करेंगे, बारिश हो गई तो, बारिश नहीं हुई तो डिलीवरी करेंगे, बारिश हो गई तो डिलीवरी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर दाम बढ़ गया तो फिर तो शेयर बेचेंगे, नहीं बढ़ा तो नहीं बेचेंगे। तो मेरा कुछ करना है या कुछ नहीं करना है अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अनसर्टेन इवेंट कौन सा है? दाम का बढ़ना या नहीं बढ़ना, या बारिश होना नहीं होना, ये सब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इसमें जीत हार आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? वेजरिंग। तो क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? यस, ये वैलिड होते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अगला टॉपिक क्या है बताइए? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? सुनो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही वैलिड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगली नहीं है।
इसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। A valid contract must contain certain essential element, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी हो सकता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो सकता है कैपेसिटी ना हो सकता है कंसिडरेशन ना हो सकता है फ्री कंसेंट ना हो, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे केसेस जहां पे कोई एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, बट द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोर्ट इनको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही मानती है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, सुनना मेरी बात। जैसे मान लो हमने कहा कि वही एक ऑटो वाला एग्जाम्पल, ठीक है, आप गए ऑटो में जाकर के बैठ गए, अपने डेस्टिनेशन पे आकर के उतर गए, उसने ऑफर दिया नहीं, आपने कोई एक्सेप्टेंस अलग से दिया नहीं, लेकिन आपका जाकर के बैठ जाना एक तरीके की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बन गया? ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको एक खोया हुआ एक सामान मिला, आपको एक खोया हुआ कैलकुलेटर मिला। अब आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा है, आपने दाएं देखा, आपने बाएं देखा, कोई नहीं दिख रहा था, उसको रख करके चल दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ, नहीं कर सकते। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप पूछो ये किसका कैलकुलेटर है, ये किसका कैलकुलेटर छूट गया है, नहीं दिख रहा है, तो जब तक हो सके तब तक उसके रियल ओनर को खोजो। फिर हम काहे को खोजेंगे? अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है लॉ के अंदर में, लॉ की नजरों में। अब आप इस असेट के रखवाले बन गए हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस असेट की रखवाली करो तब तक जब तक इसका मालिक ना बन जाए। सर जबरदस्ती है, जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, अब आपके और इसके मालिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आपको इस एसेट की रखवाली करनी पड़ेगी और जब इसका मालिक मिल जाए तो आपको इसे लौटाना पड़ेगा। अरे तो गजब जबरदस्ती है। हाँ, ये लॉ का बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट है। किसका? और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, लॉ ने बना दिया, इसे कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? तो व्हेन यू आर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बोलो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आपको कोई खोया हुआ सामान मिला है, या फिर जब ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, बताओ माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एसेंशियल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लास्ट क्लास में सिखाए थे, केवल अपने एसेंशियल्स के लिए। एसेंशियल माने एकदम जरूरत की चीजें, खाना पीना, एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए तो जरूरत के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कैपेसिटी नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, लॉ में लिखा है इसलिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या नाम देंगे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट माने उसमें कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, या तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिसिंग है, या कैपेसिटी मिसिंग है, या कंसिडरेशन फ्री कंसेंट मिसिंग है, लेकिन स्टिल वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। नेक्स्ट, डिस्चार्ज या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है? डिस्चार्ज माने खत्म हो जाना। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, भैया मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म। म्यूचुअल कंसेंट या अग्रीमेंट, हम लोग अग्री कर जाएं कि देखो हमें अपना काम नहीं करना, तुम भी अपना काम मत करो, हम लोग साथ में मिलकर के अग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना। तीसरा बताओ क्या है? लैप्स ऑफ टाइम। चौथा क्या है? ऑपरेशन। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब जितने समय में करना था वो समय खत्म हो गया, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने कह दिया, जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एक्स बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट पर्सन का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। एक्स बाद में पगला गया, लूनेटिक हो गया, तो एक्स और वाई के बीच में सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इम्पॉसिबल हो जाए उसको परफॉर्म करना, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल जानवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सिद्धि के साथ कि जानवी विल सप्लाई 100 बॉटल्स टू सिद्धि। समझ रहे? जानवी विल सप्लाई 100 बॉटल्स टू
सिद्धि। लेटर ऑन दैट स्टेट डिक्लेयर्ड कि सप्लाई ऑफ बॉटल्स इज बैंड। ठीक है, तो सिद्धि, नाउ दिस हैज बिकम क्या, इलीगल। इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो, ऑल्सो इट हैज बिकम इलीगल, सो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज क्या, वॉइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। शुरुआत में पॉसिबल नहीं था, बाद में जाकर के क्या बन गया, इम्पॉसिबल। और लास्ट में क्या है बताओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दो तो भी खत्म हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हम सामने वाले से हर्जाना लेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म। ठीक, जैसे से फॉर एग्जांपल जानवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सिद्धि से, हम तुम्हारी जमीन खरीदेंगे लेकिन अब इसे किसी और को मत बेचना। सिद्धि ने उसे किसी और को बेच दी, तो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब ये क्या लेगी, हर्जाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक की बातें क्लियर है क्या स्टूडेंट्स इन द लाइव चार्ट? डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन प्लीज कंफर्म, क्या यहां तक की बात क्लियर है? फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, गारंटी है, क्लासेस ऑफ एजेंट है, ब्रोकर्स है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट, यानी एजेंसी वाला पूरा का पूरा पॉइंट है। एजेंसी करके पूरा एक टॉपिक ही है जो कि हम लोग को सीखना है। आइए देखते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया है तो जो इंजर्ड पार्टी है, यानी जिसके साथ में धोखा हुआ है, वो उसको रिसिंड कर सकता है और साथ ही साथ उसके लिए कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो इट कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया तो जिसने ब्रीच किया वो नहीं, जिसके साथ ब्रीच हुआ वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर आगे खत्म कर सकता है। जैसे मान लो हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग बनाएंगे और तुम समय समय पे हमको पैसा देते जाओ। तुमने हमको पैसा समय समय पे नहीं दिया, तो अब हम आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन करने से मना कर सकते हैं और साथ ही साथ अब हम जितना तक हुआ अपना, जितना तक मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम क्लेम कर सकते। यू कैन स्यू फॉर डैमेजेस, स्यू फॉर डैमेज, वही जितना नुकसान हुआ उसके लिए केस करना। एक होता है स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना करके देना और तुमने वो सॉफ्टवेयर बना करके नहीं दिया, तो हम तुम्हारे ऊपर में केस कर सकते हैं कि हमको तो वो सॉफ्टवेयर ही चाहिए। दिस इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज स्यू फॉर एन इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन द ब्रीच ऑफ अ नेगेटिव टर्म, यानी ये स्यू करना कि आपको किसी काम से रोका जा सके। स्यू फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से रोकना, तो किसी चीज से रोकने के लिए भी सूट किया जा सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपके ऊपर में केस कर दिया, या मान लो हमने आपके ऊपर केस कर दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमने आपके ऊपर केस कर दिया कि इसको रोका जाए। दिस विल बी कॉल्ड एज क्या, स्यू फॉर इंजेक्शन, किसी चीज से रोकना। एंड स्यू ऑन क्वांटम मेरियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो क्या नाम है इसका, क्वांटम मेरियट मींस एज मच एज दिस अर्न्ड। बोलिए क्या, जैसे मान लो आपने हमसे कहा कि मेरे लिए किताब लिखिए, हमारी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। आपने कहा कि आप हमारे लिए एक ऑटोबायोग्राफी लिखिए, 300 पन्ने की ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी, ठीक है, और उस 300 पन्ने के बदले हमको मिलने वाले थे 6 लाख रुपए। हमने 100 पन्ने लिख दिए, उसके बाद तुमने कहा कि अब रहने दीजिए, अब ऑटोबायोग्राफी मत लिखिए, अब हम पिक्चर बनवाएंगे।
तो इन दैट केस 100 पन्ने जो लिखे हैं, क्या उसकी भरपाई मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी? उसकी भरपाई मिलेगी। एज मच एज इज अर्न, 300 में से 100 पन्ना लिख दिए, 1/3 लिख दिए, तो 6 लाख रुपए का 1/3 2 लाख रुपए तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम बिल्डिंग बना रहे थे, तुम्हारे लिए 3 तल्ले बनाने थे उसके अंदर में, और उसके बदले 6 लाख रुपए मिलते, 2 तल्ला बना दिए, एक बाकी, और तुमने कहा कि अब बस करिए बाकी नहीं बनवाएंगे, तो उस केस में 4 लाख रुपए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एज मच एज इज अर्न, सी ऑन क्वांटम वेरिएंट। ये सब नहीं पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जानते हो क्या होता है? इंडेमनिटी का एक बेसिक चलो मतलब पढ़ ही लो। जहां पे एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करता है कि वो उससे लॉस से बचाएगा। जैसे जैसे इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर तुमको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा ना कर पाए तो दूसरा करेगा। जैसे तुम गारंटी देते हो कि मान लो अगर तुमने नहीं किया तो हम कर लेंगे इसको, इसे क्या कहते हैं? गारंटी देना। ठीक है। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in the case of his default. तो जैसे मान लो कि सिद्धि is doing a contract with जानवी, सही बोला हमने? हाँ, सिद्धि is doing a contract with जानवी and सिद्धि says कि जानवी अगर डिफॉल्ट कर गई तो उस केस में से फॉर एग्जाम्पल क्या नाम, श्रुतिका, हमको नाम याद हो जाएगा फाइनली, तो श्रुतिका कम्स एंड सेज कि हम गारंटी लेते हैं, अगर जानवी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो हम करेंगे। ये किसने दिया गारंटी? श्रुतिका ने गारंटी दिया। किसके बिहाफ पे? जानवी। तो अगर जानवी डिफॉल्ट कर जाए तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? श्रुतिका की जिम्मेदारी बनेगी। सर ऐसा श्रुतिका क्यों करेगी? दोस्ती यारी में किया जा सकता है, कुछ पैसा ले दे के किया जा सकता है। जैसे बैंक करता है, कई बार आपके लिए गारंटी देता है। क्यों देगा बैंक आपके लिए गारंटी? आप बैंक के कस्टमर हो, ठीक है, कमीशन के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इंडेमनिटी के केस में आप लॉस की भरपाई करते हैं अगर सामने वाले को लॉस हो जाए तो, और गारंटी के अंदर में आप अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर जाए तो फिर उसके बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। इंडेमनिटी में 2 पार्टी होता है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर माने जो नुकसान की भरपाई करेगा, इंडेमनीफाइड मतलब जिसके नुकसान की भरपाई हुई है। जबकि गारंटी में 3 पार्टी होते हैं, एक होता है श्योरिटी, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर माने जिसने पैसा लिया था, जानवी। क्रेडिटर माने जिसने पैसा दिया था, सिद्धि। और अगर डेटर पैसा ना दे तो उसके बिहाफ पे जो पैसा चुकाएगा, श्योरिटी, श्रुतिका। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब अपने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक पे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ई कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, विच इज लॉ ऑफ एजेंसी। बोलिए क्या है ये? लॉ ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब यह हुआ कि आप एक एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि आपके बिहाफ पे काम करेगा। एजेंसी मीन्स अपॉइंटिंग एन एजेंट हु विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां पे 2 लोग होते हैं, एक होता है एजेंट, एक होता है प्रिंसिपल। बोलो कौन कौन? एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट वो जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले आपने ये कहां पे पढ़ा है? एजेंसी क्या बोलते हैं? नालायक। हाँ, वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर में ये था, बट ये बताओ कि एजेंसी आपने और कहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पढ़ा है? हिंट, कंसिडरेशन। सेकेंड हिंट,
केसेस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। केसेस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, सेक्शन 25, देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। पढ़ा है हम लोगों ने। कौन कौन सी चीजों के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है? गिफ्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर में रिटन एंड रजिस्टर्ड बाय लॉ हो, ठीक है, या एजेंसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, है ना, उसमें से एक था कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजेंसी, उसके लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं। खैर आपको याद नहीं। एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विद द थर्ड पार्टी, यानी वो थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकती है, बट कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकती है, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल एक होता है एक्सप्रेस, सुनना मेरी बात, एक होता है एक्सप्रेस, ठीक है, एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस माने क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल हमने बोल करके आपको अपने बिहाफ पे अपना एजेंट बना दिया, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस, ठीक है। और एक होता है इंप्लाइड। से फॉर एग्जांपल दो लोग जाते हैं, ठीक है, दो लोग जाते हैं और दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। दो लोग, मान लो ये इधर में श्रुतिका और इस बार के बाजू में ये कौन? अंजलि। श्रुतिका और अंजलि जाते हैं, अंजलि कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, अंजलि इज लाइक, तो श्रुतिका इसके साथ में जाती है, ठीक है। अब अंजलि इज द मेन ओनर, लेकिन श्रुतिका जाती है साथ में, तो अंजलि कहती है श्रुतिका से ऐसे करके बोलो, तो श्रुतिका कहती है भैया ये थोड़ा ऑर्डर है, नोट करिए, 10 लाख रुपए का ये सामान आपको भिजवाना है, ठीक है, ये अंजलि इंटरप्राइजेस की तरफ से हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये श्रुतिका बोल रही है किसके बिहाफ पे? अंजलि के बिहाफ पे। अंजलि ने कहा नहीं है, इसने कहा है कि यू आर माई एजेंट, यू आर ऑथराइज टू एक्ट ऑन माई बिहाफ, नहीं, लेकिन श्रुतिका कर रही और अंजलि के सामने करिए, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि शी इज एन एजेंट ऑफ अंजलि। तो इंप्लाइड माने implied by conduct, implied by conduct। चलो, एक होता है एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी माने एजेंसी मेड ओरली या फिर इन राइटिंग, और एक होता है इंप्लाइड एजेंसी। इंप्लाइड एजेंसी मींस एजेंसी विच अराइजेस बाय कंडक्ट, सिचुएशन ऑफ पार्टीज या नेसेसिटी ऑफ द केस। इसमें सबसे पहला क्या हो गया बताइए? एजेंसी बाय एस्टॉपल। देखो हमने अभी क्या एग्जांपल लिया? श्रुतिका। श्रुतिका ऑर्डर प्लेस कर रही थी किसके बिहाफ पे? अंजलि के बिहाफ पे। अंजलि आपकी सुन रही थी कि श्रुतिका ऑर्डर प्लेस कर रही है ना? अरे आपके सामने ही कर रही थी, आपने मना किया इसको? नहीं किया। तो आप अगर मना नहीं कर रही हैं और ये आपके बिहाफ पे एक्ट कर रही है तो इसे कहेंगे एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो आप बाद में जाकर के ये नहीं कह सकती अरे हम तो बोल नहीं रहे थे, ये सब कुछ तो श्रुतिका ने कहा था। नहीं, ये बाय एस्टॉपल। अगर ये कुछ कर रही हैं और आप इसको करने से रोक नहीं रही हैं तो ये अपने आप एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है और आप ऐसा बाद में डिनाई नहीं कर सकती हैं कि ये तो मेरी एजेंट नहीं है, हमने तो उसको एजेंट नहीं चुना था, ये आपके सामने ही कर रही थी ना। तो आप इसको या तो रोकती, और अगर आपने नहीं रोका तो ये अपने आप आपकी एजेंट बन गई। एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल अराइजेस व्हेन यू आर प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का मतलब मना किया जाता है, रोका जाए, ये डिनाई करने से द ट्रुथ ऑफ एनीथिंग विच यू हैव रिप्रेजेंटेड एज अ फैक्ट। इसका मतलब आपको ऐसा करने से रोकना, ये कहने से रोकना कि नहीं ये तो मेरी एजेंट नहीं है, जबकि पहले आपने इसको एजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो प्रिक्लूडेड करने का मतलब रोकना, फ्रॉम डिनाइंग द ट्रुथ ऑफ एनीथिंग विच यू हैव रिप्रेजेंटेड एज अ फैक्ट।
नेक्स्ट इज क्या बताइए, वाइफ एज एजेंट, ठीक है, वाइफ कैन एक्ट एज एजेंट. द वाइफ इज प्रिज्यूम्ड टू हैव हर हस्बैंड्स अथॉरिटी to pledge all his credit for the purchase of necessities of life suitable for their standard of living. समझ रहे तुम लोग? मतलब वाइफ हैज अ प्रिज्यूम्ड अथॉरिटी, वाइफ इज एन इंप्लाइड एजेंट, ठीक है. तो वाइफ कैन बाय एनीथिंग विच इज नेसेसरी और सुटेबल अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है. तो इफ for the normal standard of living, the wife goes and has the purchasing of rupees 5,000, rupees 10,000, and it is a normal purchasing. The husband is bound to bear it. After being married some months before. ये लॉज मेरे को ऐसे समझ में आते हैं अब. बस बेहतर ये कि My wife has done MBA and not CS. Otherwise तो वो तो इस लॉ का एकदम फुल मिस यूटिलाइजेशन लॉ उठा सकती थी. वाइफ एज एन एजेंट. अब उसके बाद बाजू के दुकान वाले को ऑर्डर करके, भैया ऑर्डर नोट करना, और पैसे के लिए आई एम जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट एंड द हस्बैंड हैज गॉट दी, ही हैज टू बियर इट, ठीक है. आई हैव द हस्बैंड्स अथॉरिटी एंड आई कैन प्लेज हिज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है. सो ऑल्दो आई एम ऑर्डरिंग द अननेसेसिटीज, बट स्टिल दीज आर माई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड सुटेबल टू माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, नेक्स्ट, agency of necessity. In certain circumstances, a person who has been entrusted with another's property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it. इसका मतलब समझना, एक ऐसा पर्सन जिसको इंटरेस्ट किया गया किसी और की प्रॉपर्टी में हैव टू इनकर अनऑथराइज्ड एक्सपेंसेस टू प्रोटेक्ट या प्रिजर्व इट. इसका मतलब ये वजह से, मान लो मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी आपके नाम से इंटरेस्ट की गई, यानी हम ट्रस्टी हैं, वो प्रॉपर्टी आपके लिए है. अब हमको क्या है, वो प्रॉपर्टी को संभालने के लिए कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए एक एजेंट के तौर पे बन गए कि नहीं बन गए. तो उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हम खर्चे करेंगे. जैसे मान लो क्या था, हाँ केयर टेकर, मान लो केयर टेकर है, हम केयर टेकर हैं, तो इन दैट केस हमें खर्चा पानी कुछ कुछ करना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए, और बाद में फिर वो रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं. ऐसा थोड़ी है बाद में कह देंगे नहीं हम तुमको एजेंट तो बना ही नहीं थे, नहीं, वो करना जरूरी था. एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. रैटिफिकेशन का मतलब कि आप शुरुआत में नहीं थे. जैसे क्या हुआ, सुनो, हमने दिव्यांशु को अपना एजेंट अपॉइंट किया. ये दिव्यांशु, तुम 5 लाख रुपए तक की खरीदी कर सकते हो मेरे यहाँ पे, बिजनेस परचेज की बात कर, ठीक है. तुम 5 लाख रुपए तक की खरीदी कर सकते हो मेरे यहाँ पे, तुमको हमसे पूछने की बार बार जरूरत नहीं, ठीक है. और दिव्यांशु उठा करके 8 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस कर देता है. बताओ क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? 5 लाख तक होगा. हम पूरा 8 लाख तक भी कर सकते हैं. हो सकता है हम कह दें कि चलो अच्छा एक्सीड कर दी अपनी अथॉरिटी, हम मान लेते हैं, इसे कहते हैं रेक्टिफाई करना. रेक्टिफाई करने का मतलब सुधार करना. तो हम उसके अंदर में रेक्टिफाई करके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो तुम्हारी अथॉरिटी के बाहर जब भी तुम जाओगे, हम उसको तुम्हारी अथॉरिटी में ला सकते हैं या तुमको उसका एजेंट के तौर पे मान सकते हैं बाय रेटिफिकेशन. बोलो क्या? बाय रेटिफिकेशन. या हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम केवल 5 लाख रुपए तक के लिए जिम्मेदार हैं, इसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है. तो वेयर अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी purports to act as an agent or a duly appointed agent exceeds his authority, the principal is not bound by the contract supposedly based on his behalf. जहां पे एक पर्सन की कोई अथॉरिटी ना हो और वो परपोर्ट करता है टू एक्ट एज एन एजेंट और ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट exceeds his authority, the principal is not bound by the contract
ऑन हिज बिहाफ, यानी हम बाउंड नहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट से, या तो आप मेरे एजेंट नहीं थे या आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, लेकिन अगर हम चाहें द प्रिंसिपल में रेटिफाई द एजेंट्स ट्रांजेक्शन, हम अगर चाहें तो आपके ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर थी? क्या लिखा है भाई? लिखा है बिजनेस चैप्टर। क्लासेस ऑफ एजेंट, कितने टाइप्स के एजेंट हो सकते हैं? एक होता है स्पेशल एजेंट, एक होता है जनरल एजेंट। बोलो क्या? आप मेरे बिहाफ पे कुछ भी कर सकते हो, जनरल एजेंट। आप मेरे बिहाफ पे बिजनेस का किसी भी मैटर पे काम कर सकते हो, जनरल एजेंट। आप मेरे बिहाफ पे केवल परचेज ऑर्डर कर सकते हो, आप मेरे बिहाफ पे केवल ये वाले ट्रांजैक्शन को साइन कर सकते हो। हम अदालत में जा नहीं पा रहे हैं, मेरे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर करने के लिए आपको हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, एक स्पेशल एजेंट। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो कोर्ट में कोई केस लगा, कोर्ट में क्या, इनकम टैक्स में कोई केस लगा। अब इनकम टैक्स केस में जो असेसी है, यानी जो आपका पर्सन है, वो तो जा नहीं पाएगा। मान लो तुम्हारे पर में इनकम टैक्स का केस लग गया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार इतना पैसा कमाया होगे तब तो इनकम टैक्स का केस लगा है ना। तो तुम्हारे पर इनकम टैक्स का केस लगा है, अब तुम तो जा नहीं सकते, तुम जाओगे, तुमको अभी तो कुछ इनकम टैक्स आता नहीं, अगले स्टेज पे सीखोगे, अभी तो कुछ इनकम टैक्स आता नहीं, ठीक है। अभी तो तुमको ये भी नहीं पता होगा कि बेस रेट्स क्या है उसके अंदर, ठीक है, स्लैब रेट्स क्या है, तो अभी तो तुमको आता नहीं, अभी तो तुमको इनकम टैक्स ऑफिसर खा जाएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम आओगे और हमसे कहोगे सर हम आपको अपने सीए के तौर पे चुनते हैं, आप मेरे बिहाफ पे जाइए और जाकर के ये केस को देखिए। तो आप मेरे नाम पे एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं दीदी, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास में आपको रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी केवल कहां पे, इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर केस से जुड़ी हुई हियरिंग के अंदर आपके बिहाफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम अ जनरल एजेंट या स्पेशल एजेंट? स्पेशल एजेंट। When you are appointed to do a special या specified act or perform a specified function. नेक्स्ट क्या होता है बताओ? सब एजेंट। एक एजेंट का एजेंट, बोलो एजेंट के एजेंट, सब एजेंट। एजेंट का एजेंट क्या होता है? A person who is appointed by the agent and to whom principal's work is delegated is known as sub agent. हाँ, एजेंट का एजेंट विल बी कॉल्ड एज क्या? सब एजेंट। नेक्स्ट क्या आपका बताइए? मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब अ मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग इन कस्टमरी कोर्स ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, सब एजेंट को वापस, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द एजेंट, अ पर्सन हु इज एज द एजेंट नहीं, अपॉइंटेड बाय द एजेंट, यानी एजेंट ने उसको चुना है अपने प्रिंसिपल का काम करवाने के लिए। हमने तुमको दिया, तुमने उसी काम को करने के लिए किसी और को चुना, तो उसे कहते हैं सब एजेंट। अच्छा, सब एजेंट के किसी भी काम के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसको हमने नहीं चुना एजेंट, तो उसके काम के लिए प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेक्शन 29 के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब मर्केंटाइल माने ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, तो मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द ऑर्डिनरी या कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल या कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय गुड्स। यानी इसके पास में क्या क्या अथॉरिटी होती है? सेल गुड्स, कंसाइन गुड्स और बाय गुड्स या रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना, बेचना, गिरवी रखना या गिरवी रख करके और पैसा उठाना, ये हमारी अथॉरिटी होती है एज अ मर्केंटाइल एजेंट। क्या क्या अथॉरिटी होती है याद रखना पड़ेगा? सेल गुड्स, कंसाइन गुड्स, बाय गुड्स या रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। बोलो साथ साथ में क्या क्या?
सेल गुड्स, कंसाइन गुड्स, बाय गुड्स या रेज मनी ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। Factor. A factor is a mercantile agent employed to sell goods which have been placed in his possession or contract to buy goods for his principal. तो देखो एक होता है फैक्टरिंग एजेंट। फैक्टरिंग एजेंट यहां पर जो है वो आपका फाइनेंस वाला फैक्टरिंग नहीं है, सिंपल। अगर आप हमारे लिए सिर्फ खरीदने बेचने का काम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। एक कमीशन एजेंट समझ लो, आप मेरे बिहाफ पे गुड्स खरीदोगे और बेचोगे, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। अच्छा, इसके अंदर में क्या होता है, फैक्टर में आपके पास पोजीशन होती है गुड्स की। अरे जैसे होता है ना कमीशन एजेंट, यहां पे क्या हो गया, ब्रोकर के पास में पोजीशन नहीं होती। ब्रोकर क्या करेगा, आपका सामान बिकवाएगा लेकिन आपसे सामान लेगा नहीं। तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे काम करता है, वो भी खरीदने बेचने का काम करेगा लेकिन ही विल हैव नो पोजीशन। अ ब्रोकर इज अ मर्केंटाइल एजेंट। तो देखो एक मर्केंटाइल एजेंट फैक्टर भी हो सकता है जिसके पास पोजीशन हो, वो ब्रोकर भी हो सकता है जिसके पास पोजीशन ना हो। तो यहां पे हैज पोजीशन और ब्रोकर के पास नो पोजीशन। फिर एक होता है डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट जानते हो क्या होता है? डेल क्रेडिटर एजेंट माने एक ऐसा एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट माने एक ऐसा एजेंट जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा रिसीव भी करेगा डेटर से, यानी पैसा इकट्ठा करना, पैसा कलेक्ट करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, डेल क्रेडिटर एजेंट की। तो ये सिंपल आपसे कहता है कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, लेकिन आई विल कलेक्ट ऑल दी क्रेडिट, यानी एक तरीके से जो भी डेट का पैसा है वो हम इकट्ठा करेंगे। अ डेल क्रेडिटर एजेंट इज अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, यानी वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा लेकिन गारंटी करेगा अपने प्रिंसिपल को कि जो परचेजर जो कि उधार पे सामान खरीद रहे हैं वो उसका पैसा देंगे। तो उनसे पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी और गारंटी कौन देता है, डेल क्रेडिटर एजेंट। तो अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल माने उधारी पे अगर सामान बेच रहे हैं, तो एक डेल क्रेडिटर एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि आपसे कहेगा हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा पैसा के बदले हम आपको गारंटी देंगे कि हम आपको पूरा पैसा इकट्ठा करके देंगे। इज दिस क्लियर? ऑक्शनियर क्या करता है, ऑक्शन करता है गुड्स को। पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और हर एक पार्टनर फर्म का भी एजेंट होता है। Every partner is an agent to other partner as well as it is an agent to the firm. वो फर्म के बिहाफ पे भी करते हैं और दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी करते हैं। In a partnership, every partner is an agent of the firm and his co-partners. Banker, the relationship between a banker and his customer is that of debtor and creditor. A banker is an agent of the customer when he buys and sells security. जैसे तुम पैसा लेते हो तो तुम्हारे बिहाफ, तुम कोई शेयर खरीदोगे, कोई गुड्स ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, तो तुम्हारे बिहाफ पे पैसा कौन देता है, बैंक। तो वो क्या एक तरीके से हो गया तुम्हारा एजेंट। एक एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं ये सब नीचे दिया हुआ है। नॉट कंपल्सरी, राइट्स ऑफ द एजेंट नॉट कंपल्सरी, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको सीधे लास्ट पॉइंट पढ़ना है, कौन सा, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट माने क्या? ई कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ई कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो आज के समय में अधिकतर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में? एक ऑफर होना चाहिए एंड ऑफर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। उसके बदले लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी आपने उसके बदले कुछ पैसा दिया
लॉफुल क्रिएशन, आप लॉफुल रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना है। द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई छोटा बच्चा अगर उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो चलेगा क्या? नहीं। देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, यानी डरा धमका करके वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल एंड देयर मस्ट बी सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये सब तो वही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सब चाहिए वो उसमें भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बस ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एकमात्र फर्क क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। तो वहां पे आपको ओटीपी वगैरह आती है, वहां पे आप कंसेंट देते हो, टिक करते हो, वो सब आपके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस का काम करता है। इज दिस क्लियर? कम ऑन इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? ऑक्शनियर, ऑक्शनियर मतलब जो गिरवी जब कुछ नीलाम किया जाता है, नीलामी समझ गए ना, उसमें जो नीलाम करने वाला होता है वो उसके मालिक के बिहाफ पे नीलामी कर रहा होता है। तो मान लो आप इस एसेट के मालिक को, हम उसको नीलाम कर रहे हैं, तो हम आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ऑक्शनियर भी एक एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अब जो हमने आपको एक और सेशन कहा था उसमें हम आपके साथ केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये चैप्टर अपना यहीं पे होता है खत्म। अब इसके बाद हमें प्रैक्टिस करने हैं इसके एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।